नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम बंसल वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल दिनांक 25 जून 2025 को आरपीएससी स्कूल लेक्चरर मैथ्स का पेपर हुआ था और उसके हमने आंसर्स क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको हमने प्रोवाइड करा दिए थे और अब हम आपके साथ लेके आए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। और ये डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए उनके हम डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि पूछा गया है इसमें, नॉर्मलाइजर सेट ऑफ एन एलिमेंट 3 ऑफ ए ग्रुप जी। ये आपको ग्रुप जी दिया हुआ है, ये ग्रुप जी दिया हुआ है आपको। ये जी जो है वो ग्रुप दिया हुआ है और आपको नॉर्मलाइजर सेट फाइंड करना है 3 एलिमेंट का। अब आप यहाँ पे देखिए जी जो ग्रुप है आपका, वो देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी जो है यहाँ पे वो है आपका 4 और 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमेशा आबेलियन ग्रुप होता है, आबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने ग्रुप से फाइंड की। अब नॉर्मलाइजर सेट क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट आएंगे आपके जो कि वो एलिमेंट जी के जो कि इस ए के साथ में क्या करते हैं, आपके कम्यूट करते हैं। मतलब ए स्टार एक्स करूं या एक्स स्टार ए करूं, उनके लिए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ग्रुप जी के वो एलिमेंट जो कि ए के साथ में कम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर में आते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है नॉर्मलाइजर ऑफ 3, आपको निकालना है नॉर्मलाइजर ऑफ 3। आप देखिए ग्रुप आबेलियन है और आबेलियन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि आबेलियन ग्रुप के लिए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्टार ए। मतलब आबेलियन ग्रुप में हर एक एलिमेंट जो है आपका वो क्या करता है, आपस में कम्यूट करते हैं। तो 3 के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट देखने आपको नॉर्मलाइजर सेट 3 में। ठीक है, तो 3 के साथ कम्यूट करने वाले कौन से एलिमेंट होंगे, सारे ही एलिमेंट 3 के साथ कम्यूट करेंगे क्योंकि ग्रुप जो है आपका वो अबेलियन ग्रुप है। तो 1 2 3 और 4 ये सारे एलिमेंट किसके साथ कम्यूट करेंगे, 3 के साथ में कम्यूट करेंगे। तो आपका जो नॉर्मलाइजर ऑफ 3 है वो कंप्लीट जी हो जाएगा और यहाँ पे जो सेट है जी आपका 1 2 3 4 है, तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइक्लिक ग्रुप से। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ जनरेटर्स इन एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अनंत चक्रीय समूह में आपसे जनकों की संख्या पूछी गई है। आपको पता है कोई भी अनंत चक्रीय समूह होता है जी, वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है Z प्लस के। पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप बनाता है वो होता है आपका Z प्लस, और ये एक इनफाइनाइट अनंत चक्रीय समूह है। और आपको पता है अनंत चक्रीय समूह जो होता है वो आपका हमेशा इस Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होगा। Z प्लस के पास में 2 जनरेटर्स होते हैं, एक तो 1 और एक -1। मतलब ये Z प्लस जो है आपका वो 1 और -1 दोनों से जनरेट हो सकता है, 2 जनरेटर्स होते हैं। इसी प्रकार से चूंकि ये आइसोमॉर्फिक होते हैं तो कोई भी अनंत चक्रीय समूह होगा उसके पास में आपके 2 जनरेटर्स होंगे। और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है, यदि आप ग्रुप बुक में देखोगे, और इसका प्रूफ भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे नंबर ऑफ कोसेट्स, सहसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है। H आपको दिया गया है, H इज इक्वल टू 0 3 6 9 और ग्रुप दिया हुआ है आपको Z12 एडिशन मॉडुलो 12। जी जो आपको दिया हुआ है वो है Z12 एडिशन मॉडुलो 12 और H जो दिया हुआ है आपको वो 0 3 6 और 9। ठीक है, आपसे सहसमुच्चयों की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ कोसेट्स। तो नंबर ऑफ कोसेट्स होते हैं वो किसी भी ग्रुप में वो किसके इक्वल होते हैं, बेसिकली आपने पढ़ा है इंडेक्स ऑफ जी। किसी भी सब ग्रुप का या किसी भी सबसेट का ग्रुप में सूचकांक क्या होता है आपका, वो होता है इंडेक्स। ठीक है, तो H जो है उसका G में इंडेक्स क्या होगा, इसको लिखेंगे आप G/H से, और ये होता है आपका कार्डिनलिटी ऑफ G अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ H। और ये बेसिकली आपको दर्शाता है नंबर ऑफ
कोसेट्स ऑफ H इन G। H के G में कितने कोसेट्स हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। तो G का ऑर्डर क्या है, आप कार्डिनलिटी क्या है G की, G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12 और H की कितनी है 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3। तो इसके पास में कितने कोसेट्स होंगे 3 कोसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ कोसेट्स 3, तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिंग थ्योरी से पूछा हुआ है और इसमें आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो कि असत्य है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, पूर्णांकों का समुच्चय I परिमेय संख्याओं की वलय की केवल एक उपवलय है परंतु गुणजावली नहीं है। ठीक है, गुणजावली क्या होती है, गुणजावली I प्लस और डॉट, ये आपकी गुणजावली मतलब आइडियल। आइडियल कब बनती है, जब I प्लस डॉट क्या होनी चाहिए, सबरिंग उपवलय होनी चाहिए, और फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू I, R डॉट A करें वो भी I में आना चाहिए, एंड A डॉट R करें वो भी आपका केस में आना चाहिए I में। तो गुणजावली जो होती है वो सबरिंग होनी चाहिए पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगी, आइडियल बनेगी। तो आपको पता है पूर्णांकों की जो समुच्चय होता है Z प्लस डॉट, ये जो होता है Z प्लस डॉट या I प्लस डॉट यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी सबरिंग है किसकी, Q की, लेकिन गुणजावली नहीं है। सही बात है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए Q यहां पे जो Q है आपका Q प्लस डॉट, ये आपकी रिंग R है और ये आपकी गुणजावली है, इसको मैं I, ये सबरिंग है, इसको मैं I से लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे फेल कर जाएगी। Q का कोई भी एलिमेंट ले लिया P बाई Q फॉर्म का होगा, तो मान लीजिए मैंने 3/2 ले लिया, तो 3/2 और इसका ले लिया 1, तो वो किस में होना चाहिए, यदि गुणजावली है तो I में होना चाहिए, जबकि ये किस में, I में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ये जो ऑप्शन फर्स्ट है आपको वो सत्य कथन है, क्योंकि गुणजावली ये उपवलय तो है लेकिन गुणजावली नहीं है। सेकंड देखें हम, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं की वलय की केवल एक उपवलय है परंतु गुणजावली नहीं है, ये भी सही बात है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस डॉट ये दे रखा है, और आपको वलय दे रखी है रिंग R प्लस डॉट वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है, इसकी एक उपवलय तो है, बिल्कुल होगी उपवलय, ठीक है, लेकिन गुणजावली नहीं होगी। गुणजावली क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट को इससे ऑपरेट कराएंगे तो इसी में आना जरूरी नहीं है। जैसे आप √2 यहाँ से ले लिया आपने, R बराबर √2 और A बराबर आपने 1 ले लिया। ठीक है, तो √2 इंटू 1 करोगे आप, तो वो आपका जो आएगा वो √2 आएगा और वो आपका Q में नहीं होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यहां भी फेल कर जाएगी। तो उपवलय तो होगी लेकिन गुणजावली नहीं होगी, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो भी सत्य कथन है। थर्ड ऑप्शन देखें, एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होती है यदि इसकी उचित गुणजावली हो। आप ये ध्यान रखिए, फील्ड जो होता है उसके पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल उचित गुणजावली नहीं होती। इसके पास में, फील्ड के पास में हमेशा दो आइडियल्स होती है, फील्ड के पास में हमेशा दो आइडियल्स होती है, F प्लस डॉट। यदि आपका फील्ड है तो इसके पास में दो आइडियल्स होंगी, हैज टू आइडियल्स, और वो कौन सी होंगी, एक तो ट्रिवियल आइडियल और एक खुद फील्ड, यही दोनों आइडियल होंगी। ये दोनों की दोनों क्या है, आपकी इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। तो फील्ड के पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती, तो ये जो है आपका वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, असत्य कथन है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन भी देखें हम, यदि एक तत्सम की वलय R में U एक ऐसी गुणजावली है कि I बिलोंग्स टू U। ठीक है, I नहीं है यहां पे, ये 1 आना चाहिए, 1 बिलोंग्स टू U, मतलब किसी भी गुणजावली में यदि यूनिट या यूनिटी आ जाती है, यूनिट्स आ जाए या फिर यूनिटी आ जाती है, तो वो जो आइडियल है वो रिंग R के इक्वल हो जाएगी।
ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको बुक में इसका प्रूफ इजीली मिल जाएगा। बाकी ये स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, और 3 जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z2 एडिशन मॉडुलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2। करेक्टरिस्टिक वलय का अभिलक्षण पूछा गया है। वलय का अभिलक्षण Zm एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, इसका अभिलक्षण जो होता है, करेक्टरिस्टिक जो होता है आपका, वो क्या होता है, m होता है, ठीक है। तो यहां पे आपसे Z2 के बारे में पूछा गया है तो उसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक होता क्या है वो उसकी मैं भी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास में R प्लस डॉट एक रिंग है, ठीक है, R प्लस डॉट आपके पास में रिंग है, और तो आपका R प्लस जो होता है वो आपका आबेलियन ग्रुप बनता है, ये आप जानते होंगे रिंग की प्रॉपर्टी से, ठीक है, आबेलियन ग्रुप होता है। देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n आपका क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ R। कब, जब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R प्लस, इस ग्रुप के प्रत्येक A बिलोंग्स टू, इस ग्रुप के लिए A को n टाइम ऑपरेट कराएं, n डॉट A, या फिर इसको लिख सकते हैं A प्लस A प्लस A प्लस एंड n टाइम ऑपरेट कराने पर इस रिंग, इस ग्रुप, ये ग्रुप का क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो यहाँ क्या होता है, 0 से बोलते हैं हम रिंग में, तो वो क्या हो जाए, n डॉट A इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव को n टाइम ऑपरेट कराने पर यदि 0 आ जाता है और वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो होता है वो क्या बनता है आपका रिंग का करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे वो 2 बनेगा, आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इसमें आपको Sn एक सिमेट्रिक ग्रुप दिया हुआ है, सममित समूह, और An इसका अल्टरनेटिंग ग्रुप दिया हुआ है, एकांतर समूह, ठीक है। आपका सूचकांक पूछा हुआ है, तो सूचकांक क्या होता है, किसी भी सब ग्रुप H का G में सूचकांक इस तरीके से लिखते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, Sn अपॉन ये आ जाएगा An, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन ऑर्डर ऑफ An के इक्वल होता है सूचकांक, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। सममित समूह में n सिंबल्स का एक सिमेट्रिक ग्रुप जब बनता है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, फैक्टोरियल n, और An में कितने होते हैं, फैक्टोरियल n/2, तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो जो इंडेक्स होगा Sn में An का वो आपका हो जाएगा 2, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक परमुटेशन दिया हुआ है आपको, और ऑर्डर ऑफ परमुटेशन पूछा हुआ है, ठीक है। आप देखिए इसको पहले अपन डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख लेते हैं, इस परमुटेशन को हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या आ रही है, 3 की इमेज क्या आ रही है, 4 की इमेज क्या आ रही है, 2, और 2 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो साइकिल क्लोज्ड। फिर स्टार्ट करेंगे, 5 की इमेज क्या आ रही है, 8 की इमेज 7 की 9, और 9 की अगेन 5, तो साइकिल क्लोज। और 6 की क्या है, 6 ही है। तो ये इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल्स क्या है, इस साइकिल की लेंथ क्या है, 4, इस साइकिल की लेंथ क्या है, 4, और इस साइकिल की लेंथ क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ ये लेंथ ऑफ साइकिल्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 1, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा जो है आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
H is a subgroup of a group G and N is normal subgroup of G। देखिए H जो है वो G का सबग्रुप दिया हुआ है और N है वो आपको दिया हुआ है नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, H इंटरसेक्शन N इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H। आपने ये थ्योरम अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, यदि H G का एक सबग्रुप है और N G का नॉर्मल सबग्रुप है तो जो H इंटरसेक्शन N होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है उसमें जो G में नॉर्मल नहीं है, मतलब H में। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है। फिर HN इज ए सबग्रुप ऑफ G, बिल्कुल ये भी सबग्रुप होगा, आपको बुक में इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, HN जो होगा वो भी G का सबग्रुप होगा। क्यों होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। N नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो NH इज इक्वल टू HN हो जाएगा आपका। ठीक है, और NH इज इक्वल टू HN हो जाने पर NH या HN जो है वो आपका वो किसका सबग्रुप हो जाएगा, G का। क्योंकि N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और इससे यहाँ पे फिर हम इंप्लाई कर सकते हैं NH या HN इज सबग्रुप ऑफ G। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका N इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ HN, तो ये भी करेक्ट होगा। आपका N जो होगा वो HN में भी क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे आपके जो हैं वो सत्य हैं। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, तो 1, 2 एंड 3 ये सारे ही करेक्ट होंगे। तो आंसर जो है आपका वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमोमॉर्फिज्म से पूछा हुआ है। जी आपको दिया हुआ है ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब आपको जी जो दिया हुआ है वो आर स्टार कॉमा डॉट, ये डॉट यहाँ मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, और जी डैश जो दिया हुआ है आपको वो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स ऑफ मॉड्यूलो 3। तो जी को भी जी डैश को भी मैं लिख देता हूँ 1,2 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3, ये आपको ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, और एफ एक मैपिंग डिफाइन की हुई है जी से जी डैश में, और एफ किस तरीके से शो कर रखा है, एफ है जी से जी डैश में, और किस प्रकार से है कि एफ ऑफ एक्स 1 होगा यदि आपका x जो है वो पॉजिटिव हो, और 2 होगा यदि x क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक है, आपको ये दर्शाना है कि ये क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म देखते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म होगी या नहीं होगी। तो देखिए रियल नॉन जीरो रियल नंबर्स के पास में ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं। और होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या देखते हैं, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, यही शो करते हैं होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो यहाँ पे ए और बी के पास में क्या चॉइसेस हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो मान लीजिए ए भी आपका पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, देन एफ ऑफ ए, जी का ऑपरेशन क्या है, डॉट बी। ठीक है, तो ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, ए डॉट बी दोनों पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव को किस में मैप कर रहा है, ये 1 पे, एफ ऑफ ए डॉट बी 1 आ गया। अब एफ ऑफ ए निकाले तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट केस में बता रहा हूं। ठीक है, एफ ऑफ ए भी आपका 1 आएगा और एफ ऑफ बी भी आपका 1 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहां से एफ ऑफ ए, और कौन सा ऑपरेशन यूज होगा यहाँ पे, जी डैश वाला ऑपरेशन यूज होगा। तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 1, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो आप देखोगे एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ बी। तो ये जब दोनों पॉजिटिव है उस केस में सत्य है। अब देखिए एक सेकंड, अब देखिए मान लीजिए ए आपका जो है ए है वो भी नेगेटिव है और बी भी क्या है नेगेटिव है। तो एफ ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा उस केस में, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अब एफ ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ ए जो है नेगेटिव है तो क्या आनी चाहिए वैल्यू 2, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ ऑफ बी की वैल्यू भी क्या आएगी 2, क्योंकि ये नेगेटिव है
2 इंटू 2 किया 4 आया, 4 में 3 का भाग दिया, रिमाइंडर शेषफल जो बचा वो 1 आया, तो 1 आंसर। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ बी, ये भी सही है, यहाँ भी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर थर्ड केस देखेंगे, जब ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो उस केस में ए डॉट बी जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इसकी इमेज क्या आएगी आपकी 2 आएगी, और एफ ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ ए की वैल्यू ए नेगेटिव है तो 2 आएगी, फिर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 एफ ऑफ बी क्या है, बी पॉजिटिव है तो इसकी आएगी 1, तो 2.1 करेंगे 1 आएगा, तो रिमाइंडर आपका वो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, और रिमाइंडर आपका इसमें फिर 2 ही बच जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो देखो ये भी और ये दोनों इक्वल है। ऐसी प्रकार से उल्टा केस ले लेंगे तो भी उसमें भी इक्वल आएगा, तो यहाँ पे जो एफ है वो आपकी क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, ठीक है, एफ होमोमॉर्फिज्म हो गई। और आप देख रहे हैं कि दोनों इमेजेस प्राप्त हो रही है, मतलब रेंज जो है यहाँ पे, रेंज क्या है आपकी 1 भी प्राप्त हो रहा है और 2 भी प्राप्त हो रहा है, और ये किसके इक्वल है, जी डैश, जी डैश क्या है वहां पे, कोडोमेन सह प्रांत, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है एफ वो क्या हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गई, और 1-1 नहीं होगी, 1-1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है वो 1 पे मैप कर रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो वो 1-1 मैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो f जो है नॉट 1-1, तो f आपकी जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो f क्या हो जाएगी आपकी एपीमॉर्फिज्म, आच्छादक समाकारिता, f आपकी एपीमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है एपीमॉर्फिज्म वाला, सेकंड ऑप्शन, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर दे रखी है आपको m, डॉट, और यहाँ पे m जो है वो कुछ इस टाइप से डिफाइन है, m इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, जहाँ पर a और b जो है आपके वो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, ठीक है, और ये जो डॉट है वो मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, सिंपल, ठीक है। आपको पूछा हुआ है कि m, डॉट इज नॉट a, क्या नहीं होगा इनमें से, क्या काशी ग्रुप नहीं होगा, क्या सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्या मोनोइड नहीं होगा, क्या ग्रुप नहीं होगा। देखिए तो हम 1 बाय 1 देखते हैं, क्वासी ग्रुप क्या होता है, ये m, डॉट है, ये डॉट ऑपरेशन जो है यदि m पर बाइनरी ऑपरेशन बनता है तो वो क्वासी ग्रुप आता है, यदि बाइनरी ऑपरेशन के साथ में एसोसिएटिव भी होता है तो वो सेमी ग्रुप आता है, और यदि आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये मोनोइड हो जाता है, और यदि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे इसके, तो मान लीजिए a प्लस बी रूट 3, एक ये एलिमेंट ले लिया और दूसरा एलिमेंट ले लिया c प्लस डी रूट 3, इसी टाइप के होंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट कराएं, और जो एलिमेंट आए वो कहाँ से आना चाहिए, यहाँ m से ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसको कराया तो ये आएगा आपका AC प्लस, फिर रूट 3 वाली टर्म कराई तो ये आ जाएगा एक तो BC प्लस AD रूट 3, और प्लस इन दोनों को कराया तो 3BD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चूंकि A और B इंटीजर है और C और D इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो AC भी इंटीजर होगा, BD भी इंटीजर होगा, तो ये सारे इंटीजर होंगे, तो AC प्लस 3BD ये एक इंटीजर टर्म होगी, मतलब Z से बिलोंग करेगी, प्लस BC प्लस AD ये भी एक इंटीजर टर्म होगी, BC प्लस AD ये भी एक इंटीजर टर्म्स होगी, और इनटू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो आप देखो इसी सेट के एलिमेंट को ऑपरेट कराया और इसी सेट का एक एलिमेंट मिल रहा है हमें, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ये डॉट जो है आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड एसोसिएटिव, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ये एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। तो जो डॉट है वो आपका एसोसिएटिव भी हो जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो है
मतलब थर्ड जो है वो आपका है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता है जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाता है, जनरली 1 हो जाता है। आप देख भी सकते हो इस सेट के किसी भी एलिमेंट को यदि मैं 1 इस सेट में आएगा, 1 कैसे आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू अंडर रूट 3। इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये किस में होगा, m में होगा, और इसको m के किसी भी अवयव से आप गुणा कराओगे तो वही अवयव हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इनवर्स एलिमेंट जो है यहाँ पे इस ग्रुप का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, आप देख लीजिए, मान लीजिए a प्लस बी रूट 3 जो है आपका, इसको c प्लस डी रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 1। ए का इनवर्स बी होगा यदि ए को बी के साथ ऑपरेट कराएं, जो रिजल्टेंट क्या हो आपका, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखियो, इसका इनवर्स निकालना है आपको, मतलब c प्लस डी रूट 3, ये जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी रूट 3 के इक्वल आएगा। अब ये जो है आपका वो इस m में होना जरूरी नहीं ही है, ठीक है। आप इसको रेशनलाइज कर दोगे एंड देन देखोगे कि ये जो है आपका वो m में होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का जो है आपका वो इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन है इसलिए क्वासी ग्रुप भी बनेगा और सेमी ग्रुप भी बनेगा और मोनोइड भी बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो m कॉमा डॉट इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे। लगभग 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे आपके इस बार के फर्स्ट पीरियड के एग्जाम में। बाकी के सॉल्यूशंस भी हम आपके साथ जल्द लेके आएंगे। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल वेदांग मैथ्स अकेडमी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।